नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप अपनी तैयारी को निरंतर बेहतर जारी रखे हुए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जल्द ही जूनियर अकाउंटेंट की परीक्षा भी होने वाली है और उसी परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीरीज जो है जारी रखे हुए हैं। इस सीरीज में सभ्यताओं के क्रम में आप अब तक विराट सभ्यता के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम आहड़ सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, आहड़ जो है उदयपुर जिले के पूर्व में आहड़ गांव में स्थित है। आहड़ उदयपुर जिले के पूर्व में आहड़ गांव में स्थित है और यह बेड़च व बनास नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके उत्खनन से अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, एचडी सांकलिया व वीएन मिश्र संबंधित रहे हैं। इस सभ्यता स्थल का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी रहा है। इसे स्थानीय भाषा के अंदर धुलकोट, आघाटपुर व आघाट दुर्ग भी कहा जाता है। एचडी सांकलिया ने इसे आहड़ या बनास संस्कृति कहा है। साथियों, ये जो जानकारी है यहां अब प्रश्न किस तरीके का है, क्योंकि हमें यह बात पता है कि हमने बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन वहां प्रश्न की रूपरेखा किस प्रकार बनती है वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। जो सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनकी जानकारी पता होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आहड़ सभ्यता के बारे में जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन यही होता है कि आहड़ जो है वो कौन से जिले में स्थित है या कौन से स्थान पर स्थित है, तो वो स्थान उदयपुर है। नदी के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो वो बेड़च व बनास नदी का नाम आएगा और इसके उत्खनन से संबंधित जो जानकारी पूछी जाएगी उसमें पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, एचडी सांकलिया व वीएन मिश्र का नाम आता है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा गया है कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या है, तो आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी है और इसे स्थानीय भाषा में, यानी वहां की जो स्थानीय भाषा है वहां के लोगों की, उस स्थानीय भाषा में इसे धुलकोट, आघाटपुर व आघाट दुर्ग कहा जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके उत्खनन से संबंधित रहे एचडी सांकलिया ने इसे आहड़ या बनास संस्कृति कहा है। उम्मीद है यहां तक की सारी बात आपको बेहतर रूप में समझ आई होगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगली स्लाइड में हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या रही है। साथियों, यहां से एक रसोई से एक साथ 6 चूल्हे पाए गए हैं। अब इन 6 चूल्हों से यह बात पता चलती है कि यहां पर संयुक्त परिवार प्रथा भी थी, यानी एक रसोई से एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। तांबे के औजार मिले हैं, यहां से तांबे के औजार मिले हैं और एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप के साक्ष्य मिले हैं। उसी के साथ एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनता है कि यहां के मृदभांड किस रंग के थे, तो यहां पर जो मृदभांड थे वो काले और लाल रंग के, लाल व काले रंग के मृदभांड मिले हैं। उन पे लाल व काला रंग किया हुआ है। यहां पर अनाज रखने के एक भांड, ये भांड से मतलब है बड़ा बर्तन, भांड से हमारा मतलब है बड़ा बर्तन, जिसे कि यहां की स्थानीय भाषा में गोरे, बंकोरे व कोठे कहा गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि अनाज रखने के जो भांड आहड़ सभ्यता स्थल से मिला है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, उसे गोरे, बंकोरे व कोठे कहा गया है। साथियों, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यहां से निकल कर आती है वो ये आती है कि आहड़ के जो निवासी थे, जो आहड़ के रहने वाले लोग थे, वो चांदी से परिचित नहीं थे। किस धातु से परिचित नहीं थे? वे लोग चांदी से परिचित नहीं थे। अब दूसरी जो एक और इंपॉर्टेंट बात अगले तथ्य के रूप में हमारे सामने निकल कर आती है वो ये आती है कि आहड़ की जो बस्ती है उसके 8 बार उजड़कर बसने के प्रमाण मिले हैं। यह अपने आप में एक बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है अपने आप में कि आहड़ की बस्ती के कितनी बार
बसकर उजड़ने के या उजड़कर बसने के प्रमाण मिले हैं, तो उसका उत्तर होगा 8 बार। यानी कि यह सभ्यता स्थल 8 बार उजड़कर बसा है। हमने जो यहां तक पढ़ा है, एक बार तुरंत इसका क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। आहड़ उदयपुर के पूर्व में आहड़ गांव में स्थित है। बेड़च व बनास नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खनन से अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल, एचडी सांकलिया व बी.एन. मिश्र संबंधित रहे हैं। इसका प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी है और इसे स्थानीय भाषा में धुलकोट, आघाटपुर व आघाट दुर्ग कहा जाता है। एचडी सांकलिया ने इसे आहड़ या बनास संस्कृति भी कहा है। यहां से एक रसोई से एक साथ 6 चूल्हे मिले हैं। तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं और एक चूल्हे पर मानव हथेली की छाप के साक्ष्य भी यहां से पाए गए हैं। अब एक और जो बात मैंने आपको बताई थी कि यहां जो मृदभांड मिले हैं वो कौन से रंग के हैं। यहां के मृदभांड लाल व काले रंग के मृदभांड यहां से पाए गए हैं। और यहां पर जो अनाज रखने के भांड मिले हैं, जो बड़ा बर्तन मिला है, अनाज रखने का जो बड़ा बर्तन मिला है, उसे गोरे, बंकोर व कोठे कहा गया है। आहड़वासी चांदी धातु से परिचित नहीं थे और इस बस्ती के 8 बार उजड़कर बसने के प्रमाण मिले हैं। उम्मीद है यहां तक की जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यहां से लेपिस लेजुली नामक एक विशेष पत्थर मिला है। लेपिस लेजुली नामक एक विशेष पत्थर मिला है और यह पत्थर अफगानिस्तान के बदखशा नामक स्थान में पाया जाता है। अफगानिस्तान के बदखशा नामक स्थान पर पाया जाता है। इससे इस बात के बारे में पता चलता है कि यह स्थल विदेशी व्यापार का केंद्र भी रहा है। यानी कि लेपिस लेजुली जो पत्थर है, यह अफगानिस्तान में पाया जाता है और यह पत्थर यहां मिला है। इसका मतलब यहां पर विदेशी व्यापार भी बड़ी मात्रा में होता था। ये लेपिस लेजुली जो पत्थर है, ये आहड़ के अलावा, लेपिस लेजुली पत्थर आहड़ के अलावा कालीबंगा और पचमाता नामक स्थान से भी मिला है। कालीबंगा और पचमाता से भी मिला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में एक तहसील है पीलीबंगा। इस पीलीबंगा तहसील में स्थित है कालीबंगा। वहां पर भी ये लेपिस लेजुली पत्थर मिला है। और दूसरा जो स्थान हमने बात की पचमाता की, जो कि राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। पचमाता राजसमंद जिले में स्थित है। यानी कि लेपिस लेजुली जो पत्थर मिला है, वह पत्थर मूलतः अफगानिस्तान के बदखशा नामक स्थान पर पाया जाता है और आहड़ के साथ साथ यह पत्थर कालीबंगा और पचमाता से भी मिला है। और पचमाता राजसमंद जिले में स्थित है और कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहां से एक 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है। खुदाई के दौरान यहां से एक 2 मुंह वाला चूल्हा मिला है। यहां से 26 प्रकार की मणियां पाई गई हैं और 6 तांबे की मुद्राएं मिली है व 3 मुहरें मिली हैं। देखिए साथियों, ये जानकारी जो अब हम इस बात पे बात करें, ये आरएस मुख्य परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी है। क्योंकि जब भी हम मुख्य परीक्षा के अंदर लिखेंगे तो वहां पर हमारे पास में फैक्ट होना जरूरी है। और वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए यदि हम परिपरीक्षा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी बात करें तो वहां पर इतने डिटेल में प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 मुंह वाला चूल्हा कहां से मिला है, तो हमारा उत्तर होगा आहड़। यहां से कितने प्रकार की मणियां मिली है, तो यहां से 26 प्रकार की मणियां पाई गई हैं। तांबे की 6 मुद्राएं मिली हैं और 3 मुहरें यहां से पाई गई है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात इस स्लाइड की हम करें वो ये है कि जिस प्रकार हमें पता है कि सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वे नगरीय संस्कृति के अंग थे, लेकिन आहड़ जो है वो ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ था। यानी आहड़ के निवासी
गांवों में रहते थे। जैसे कालीबंगा जो है एक शहरी संस्कृति का हिस्सा था, उसी प्रकार आहड़ जो है वो ग्रामीण संस्कृति से जुड़ा हुआ था। और इस सभ्यता के 3 चरणों का पता चलता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता के कितने स्तरों का पता चला है, 3, 4, 5 या 6? तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा कि इसके 3 चरणों का पता चला है। अब बात करें कि यहां का मुख्य काम यानी आर्थिक क्रिया यहां की क्या थी, यहां का मुख्य उद्योग क्या था? तो यहां का मुख्य उद्योग था तांबा गलाना। तांबा गलाना यहां का प्रमुख उद्योग था। यहां पर तांबे गलाने का काम बड़ी मात्रा में किया जाता था। आहड़ संस्कृति की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता यह है कि आहड़ के जो लोग थे ताम्र धातु कर्मी थे। जैसा कि पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा कि आहड़ के जो लोग हैं वो तांबा गलाने का काम करते थे, तो आहड़ के जो निवासी थे वो ताम्र धातु कर्मी थे, यानी कि एक तांबे की बहुत बड़ी मंडी रहा होगा, ऐसा अनुमान भी लगाया जा सकता है। दूसरी बात, यहां से काले व लाल रंग के मृदभांड पाए गए हैं। आहड़ से कौन से रंग के मृदभांड पाए गए हैं? काले व लाल रंग के मृदभांड पाए गए हैं। उसी के साथ मैं आपको एक विशेष जानकारी और दे दूं कि जो कालीबंगा के लोग थे वो गुलाबी और लाल रंग के मृदभांड उपयोग में लेते थे। आहड़ के निवासी काले व लाल रंग के मृदभांड उपयोग में लेते थे, और कालीबंगा के निवासी गुलाबी और लाल रंग के मृदभांड, यानी आहड़ के लोग काले व लाल रंग के मृदभांड उपयोग में लेते थे और कालीबंगा के निवासी गुलाबी व लाल रंग के मृदभांड उपयोग में लेते थे। वहीं गणेश्वर सभ्यता के जो लोग हैं वो काले व नीले रंग के मृदभांड उपयोग में लेते थे। ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात जो है वो आहड़ से जुड़ी हुई है कि आहड़ के लोग जो हैं, जो निवासी हैं, वो काले व लाल रंग के मृदभांड उपयोग में लेते थे। दूसरी बात आपको याद रखनी है, वो रखनी है कालीबंगा सभ्यता की, कि कालीबंगा सभ्यता के लोग गुलाबी व लाल रंग के मृदभांड उपयोग में लेते थे, और गणेश्वर सभ्यता के जो निवासी हैं वो काले व नीले रंग के मृदभांड उपयोग में लेते थे। आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, आहड़, क्योंकि ये चीजें याद होनी बहुत जरूरी है। यहां से मुख्यतः प्रश्न पूछा जा सकता है काले व लाल रंग। ठीक है, आहड़ के निवासी काले व लाल रंग के जो मृदभांड है वो उपयोग में लेते थे। कालीबंगा के जो निवासी है वो गुलाबी व लाल रंग के मृदभांड उपयोग में लेते थे, और गणेश्वर सभ्यता के जो लोग हैं वो काले व नीले रंग के मृदभांड जो है वो उपयोग में लेते थे। तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि तीनों सभ्यताएं इस तरफ लिख दी जाएं और यहां पर उनके मृदभांड के जो रंग है पूछकर आपसे मिलान के बारे में भी पूछा जा सकता है, या सीधा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आहड़ के लोग निवासी जो है वो कौन से रंग के मृदभांड उपयोग में लेते थे, कालीबंगा के निवासी किस प्रकार के मृदभांड उपयोग में लेते थे, गणेश्वर के लोग किस प्रकार के मृदभांड उपयोग में लेते थे। यहां पर तांबे की 40 से अधिक खदानें पाई गई हैं। जैसा कि आपको पता है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि यहां के लोग जो हैं वो तांबा गलाने का काम करते थे, ताम्र धातु कर्मी थे, तो निश्चित तौर पर यहां से तांबे की खानें भी बड़ी मात्रा में मिलेंगी, जो कि हम यहां पढ़ भी रहे हैं कि 40 से अधिक खदानें जो है यहां से मिली हैं। अब जो है यहां के मृतक का संस्कार किस प्रकार होता था, तो उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि आहड़वासी जो हैं वो अपने परिजनों के शवों को आभूषणों सहित गाड़ते थे, जिससे कि पता चलता है कि उनकी इस लौकिक संसार में व्यक्ति के बारे में अपनी एक अलग धारणा थी। उस धारणा के अनुरूप जो है वो अपने परिजनों को आभूषणों के सहित गाड़ते
थे। यहां से एक वृषभ की आकृति मिली है, एक वृषभ की आकृति मिली है जिसे बनासियन बुल भी कहा गया है। यहां से एक वृषभ की आकृति मिली है जिसे बनासियन बुल कहा गया है। यह भी परीक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वृषभ आकृति जिसे बनासियन बुल कहा गया है वह कहां से पाया गया है, तो इसका उत्तर आहड़ होगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई यह संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आपका सभ्यताओं से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मुझे बताएं ताकि उसमें और सुधार किया जा सके, और आप भी बताएं कि कौन सा वीडियो किस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं ताकि उसे और बेहतर तरीके से तैयार करके आपके समक्ष लाया जाए। पुनः मैं मेरे से जुड़े हुए सभी साथियों को निश्चित करना चाहता हूं कि जो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती आने वाली है उसके प्रथम पार्ट के सभी वीडियोस आपको बहुत बढ़िया तरीके से YouTube के ऊपर बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाले हैं। आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, घबराएं नहीं, इस समय का सदुपयोग करें और बेहतर से बेहतर पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए सबसे अहम जो जरूरी चीज होती है वो ये होती है हमारा लक्ष्य के प्रति समर्पण। इसलिए लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, स्ट्रेस नहीं आने दें, आराम से जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप बिल्कुल इजी वे में पढ़ सकते हैं उसे पढ़ें। देखिए साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम किसी भी पुस्तक को पढ़ें, प्रत्येक पुस्तक में या किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो एक बड़ा जनरल फैक्टर आता है कि उसके अंदर 80% से ऊपर जो मैटर होता है वो ऐसा होता है कि जो सामान्यतः समझ में आ जाता है, उसमें कहीं किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इस 80% को जो हमें आ रहा है उसे तो छोड़ देते हैं, और ये जो 20% जो हिस्सा है जो कि कठिन है, टफ है, इसकी तरफ भागते रहते हैं। साथियों, किसी भी परीक्षा की जो बड़ी परीक्षा आती है उसकी इतनी मेरिट नहीं जाती है। यदि आप 80% मैटर भी कवर कर लेते हैं तो निश्चित मानिए कि आपकी सफलता तय है। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान नहीं दें, जो मैटर आप कवर कर पा रहे हैं उसे बड़े आराम से कवर करें। और मैं चलते चलते आपसे यही बात कहना चाहता हूं कि परिणाम कभी भी आपकी सोच के अनुकूल नहीं, आपकी की गई जो मेहनत है उसके अनुकूल आते हैं। इसलिए अपनी मेहनत को पूरा समय दीजिए, पूरी एनर्जी के साथ अपने माता पिता में विश्वास रखते हुए उनका मान सम्मान बनाए रखें और पूरी दृढ़ता के साथ, धैर्य के साथ अपनी तैयारी करें, और निश्चित तौर पर जो है आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को एक बात कहता हूं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे कि बता बंदे तेरी रजा क्या है। तो निश्चित तौर पर परमपिता परमेश्वर हमारी मदद करेंगे और हमें हमारी प्रतियोगी परीक्षा में जरूर सफलता मिलेगी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।